जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर 9 एथिक डिसीजन मेकिंग इन एथिकल सिचुएशंस। यानी अगर हमें बिजनेस करते हुए किसी भी मैनेजेरियल लेवल पे हम काम कर रहे हैं, पोस्ट मैनेजेरियल पोस्ट पे हैं, उसमें हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रैक्टिस आती है जो अनएथिकल है, तो उसमें हमने क्या करना है, क्या करना है, ये चैप्टर हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखिए अगर आपको कुछ भी ना पढ़ाया जाए, कुछ भी ना पढ़ाया जाए, तो आपकी इतनी जजमेंट है, कॉमन सेंस है कि आप डिसाइड कर सकते हैं इस सिचुएशन में क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, आपको क्या करना चाहिए। लेकिन एग्जाम में चूंकि जब हमें कोई भी वो एथिकल सिचुएशंस देगा तो एक्सपेक्ट करेगा हम उसका टेक्निकल तरीके से एनालिसिस करें। टेक्निकल तरीके से एनालिसिस का मतलब यह है कि जो हमें मैनेजमेंट की थियरीज बताती हैं कि इन सिचुएशन में कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, हम उन मैनेजमेंट की थियरीज के रेफरेंस से, उन मैनेजमेंट की थियरीज को फॉलो करते हुए बताइए कि हमने इन सिचुएशन में क्या करना है। तो कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी कोई एथिकल सिचुएशन आए, अनएथिकल प्रैक्टिस हमारे सामने आए, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आए एथिक्स के हवाले से, हमने डिसीजन पे तो शायद क्विकली पहुंच जाएंगे, लेकिन उस डिसीजन पे पहुंचने के लिए 3 अप्रोचेस हैं, 3 मॉडल्स हैं। वो 3 मॉडल्स कौन कौन से हमने पढ़े थे? आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स, और दूसरा अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल, और दूसरा टकर्स मॉडल। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस है। कोड ऑफ एथिक्स कहता है 5 असूल है जिनको आपने पूरा करना है। किसी भी एथिकल सिचुएशन, अनएथिकल इशू आपके सामने आता है ना, आपने इसमें इन प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ना, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। 5 प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या है हम स्टडी करेंगे। अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल क्या कहता है कि आपने जब कभी डिसीजन करना है ना, 7 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। हर स्टेप में आपने किसी ना किसी चीज का एनालिसिस करना है। 7 स्टेप्स के बाद आप डिसीजन पे पहुंचेंगे। टकर्स मॉडल क्या कहता है कि 5 क्वेश्चंस हैं, अपने आप से 5 क्वेश्चंस पूछें, उनका आंसर यस या नो जो भी है, उसके उन आंसर्स की बेस पे डिसाइड करें कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आपने सिचुएशन में क्या करना है। 3 मॉडल। आज के लेक्चर में हम पहला मॉडल स्टडी करने जा रहे हैं, कल के लेक्चर में दूसरा और परसों के लेक्चर में तीसरा। ठीक है, एक लेक्चर में वैसे ही मुश्किल नहीं है, एक लेक्चर में 2 मॉडल्स भी कवर हो सकते हैं, लेकिन फिर उनके मिक्स होने का खतरा होता है कि एक का प्रिंसिपल दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। इसीलिए हम बजाय ये कि एक लेक्चर के अंदर 2 मॉडल्स करें, एक लेक्चर के अंदर एक ही मॉडल करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे इसके साथ उसका कोई ना कोई क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लें, ताकि हमें उसकी एप्लीकेशन ज्यादा क्लियर हो जाए कि उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स स्टडी करने जा रहे हैं। आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। आप ये आईकैप की बुक में आपने रीडिंग करनी है। रीडिंग का पेज क्या है? 3 सफे थे, 146, 147 और 148 भी होगा। हाँ, 148, ये 3 पेज है, 146 से 148 तक। ये आपने रीडिंग कर लेनी है। और वैसे रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर जो आपको लेक्चर के दौरान में पढ़ाया जाए आप इसको की पॉइंट्स को नोट कर लें, समझ लें रीडिंग की, लेकिन एहतियातन रीडिंग कर लीजिएगा। अहम चीज जो लाजमी करनी है, रीडिंग ऑप्शनल है, अहम चीज वो है ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है 3, 2, 3, 4। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन में मुझे लगा उसने थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, एक क्वेश्चन में मुझे सॉल्यूशन पढ़ते हुए लगा कि उसने कम एक्सप्लेन किया है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने उसमें इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि इसमें एक इस पार्टी से भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इशू डिस्कस होना चाहिए था, तो आपने उसको भी डिस्कस कर लेना है। क्लियर? 148 से 150 है, चले जो भी है, आपको बहरहाल किताब खोलेंगे ये तो पता चल जाएगा ना कि फंड आईकैप कोड ऑफ एथिक्स कहां से शुरू हो रहा है। तीनों मॉडल में सबसे पहले उसने यही डिस्कस किया है। अब चलता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आईकैप क्या कहता है। अच्छा, चूंकि अब आप सीए के स्टूडेंट्स हैं और आप में से कुछ ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जो कि क्वालिफिकेशन के बाद हो सकता है कॉर्पोरेट लेवल में किसी कंपनी में मैनेजेरियल पोस्ट पे काम करें, हो सकता है कुछ फर्म के साथ अटैच हो जाए, हो सकता है कुछ अपना प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करें।
लेकिन किसी भी सिचुएशन पे आप काम करें, ये तो कंफर्म है कि आपको कोई ना कोई एथिकल इश्यूज फेस करना पड़ेंगे। इसीलिए ICAP ने आप लोगों की आसानी के लिए एक बुक इशू की है जिसे कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स, और इसमें बताया हुआ है कि अगर आप अपने बिजनेस प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं तो आपको कौन कौन से इश्यूज, एथिकल इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं और आपने उसमें क्या करना है। अगर आप फर्म के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में आपको क्या क्या इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं, आपने उसमें क्या करना है। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय के तौर पे अपना कैरियर परस्यू करते हैं, उसमें भी क्या क्या इश्यूज आपको फेस करना पड़ सकते हैं, ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से ICAP ने गाइडेंस दी हुई है। ये गाइडेंस किस बुक में है? कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, ठीक है। अच्छा, ये चूंकि सब पे अप्लाई होता है, यानी ये अप्लाई होता है बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे। अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है ऑडिट प्रैक्टिस में हो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है अकाउंटिंग प्रैक्टिस में हो, वो हो सकता है टैक्स प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो, वो हो सकता है फाइनेंशियल एनालिसिस की पोस्ट पे हो, कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, ठीक है। इनकी एप्लीकेशन डिपेंड करेगा कि आप किस पोजीशन पे अपने कैरियर को परस्यू करते हैं। हम इस क्लास में जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो एज बिजनेस एग्जेक्टिव पढ़ेंगे, यानी आप किसी मैनेजेरियल लेवल की पोस्ट पे काम कर रहे हैं और आपके सामने इशू आया, वो कहता है कोई भी इशू आ जाए, एथिकल इश्यूज, आपने 5 प्रिंसिपल्स होंगे, इनको फॉलो करना है, इनको कभी नहीं छोड़ना। इनमें से एक की भी आपने वायलेशन की ना तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक ही भी वायलेशन की। वो प्रिंसिपल्स क्या है? पहला है प्रिंसिपल जिसको हमने फॉलो करना है। कब फॉलो करना है? अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। पहला प्रिंसिपल इंटेग्रिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, फोर्थ कॉन्फिडेंशियलिटी, फिफ्थ प्रोफेशनल बिहेवियर। ये तरतीब ऊपर नीचे कर ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल्स को ऊपर नीचे करने से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, किसी और मॉडल में हो सकता है उसने क्वेश्चंस दिए हो कि पहले ये देखो फिर ये देखो फिर ये, उसमें तरतीब से शायद फर्क पड़े। इस मॉडल में प्रिंसिपल्स की तरतीब से फर्क नहीं पड़ता। तो 5 प्रिंसिपल्स हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जिनको हमने फॉलो करना है। दुनिया की कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी ना जिसमें कोई एथिकल इशू इन्वॉल्व होगा, वो इन 5 में से किसी ना किसी को हिट कर रहा होगा। मैं भी किसी एक को हिट कर रहा हूं, किसी 2 को हिट कर रहा हूं, किसी 3 को हिट कर रहा हूं। केस स्टडी में जो ICAP की केस स्टडी आएगी, आपने उसमें सबसे अहम चीज पता क्या होगी? ये एनालिसिस करना है कि इस केस स्टडी के फैक्ट्स हमारे किस प्रिंसिपल को इफेक्ट कर रहे हैं, इनकी वजह से हमारा कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, ठीक है, ये बताना है। जैसे अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ आपको नाम बताए। 5 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। छोटी सी एग्जांपल आपसे लेता हूं। मेरा एक दोस्त है, वो किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ाता है, और वो मुझे आके कहता है, यार आपके कॉलेज में जितने भी टेस्ट है ना और जो सॉल्यूशन है उसकी सारे सब्जेक्ट्स की एक एक कॉपी मुझे दे दो, उसकी एक एक कॉपी मुझे दे दो। वो अपनी आसानी के लिए, जाहिर है वो चाहता होगा कि वो यूज करे उसको। बताइए इसमें कोई एथिकल इश्यू इन्वॉल्व है? कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? कॉन्फिडेंशियलिटी। गलत एनालिसिस कर दिया आपने। अच्छा याद रखिएगा, मैं इनकम्प्लीट आंसर को गलत आंसर कहा करूंगा, इनकम्प्लीट आंसर को गलत आंसर। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है इस केस में। क्या हमें उस दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं सोचना चाहिए? वो भी तो कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, वो भी तो कोई गलत काम कर रहा है। हाँ, उस पे क्या वायलेशन हो रहा है प्रिंसिपल? मेरे हिसाब से तो कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। अगर मैं ये टेस्ट उसको दे देता हूं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा प्रिंसिपल? पहला पहला प्रोफेशनल बिहेवियर, करेक्ट, ठीक है, क्योंकि उसे मजबूर नहीं, ये कोई अच्छा बिहेवियर नहीं है कि आप किसी को मजबूर करके गलत काम करें। साथ ही साथ एक और, शाबाश, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, क्योंकि उसकी ये फरमाइश इंडिकेट करती है वो इस काबिल नहीं है कि खुद से टेस्ट बना सके, ठीक है। इसी तरह की छोटी छोटी सिचुएशंस आएंगी, आपने इसमें से एनालिसिस करना होगा।
बड़ा डिसीजन ये होगा कि आपने प्रिंसिपल जो वायलेट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद उसको जस्टिफाई करवाना है। जस्टिफाई मुझे पूरी उम्मीद है आप करवा देंगे। एक दफा पता चल जाए आपको कि प्रिंसिपल कौन सा वायलेट हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एग्जाम में कोई दोस्त आपको हेडिंग बता दे, आप कहते हैं बाकी मैं खुद ही फिट कर लूंगा अंदर। तो आपको एक दफा ये पता चल जाए प्रिंसिपल कौन सा वायलेट हो रहा है इस केस स्टडी में, उसकी जस्टिफिकेशन आप दे देंगे। वो आप 2-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से देनी है, उसमें इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 5 प्रिंसिपल्स हैं: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी। सबसे पहले इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी में क्या कहता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, अपने डीलिंग में ऑनेस्ट रहो, किसी के साथ झूठ ना बोलो, किसी को धोखा देने की कोशिश ना करो। ठीक है, अपनी डीलिंग्स में किसी के साथ झूठ ना बोलो, धोखा देने की कोशिश ना करो। आपकी प्रोडक्ट में अगर कोई फॉल्ट है, कस्टमर आके कंप्लेन करता है, आप ये ना कहो कि नहीं नहीं हमारी प्रोडक्ट में फॉल्ट नहीं है, ये आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपकी हैंडलिंग ठीक नहीं, ऐसे नहीं। अगर फॉल्ट है तो बता। केस स्टडी में उसने कहा कि आपने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की कि जो भी अब से ऑनवर्ड जो भी आपकी प्रोडक्ट का ऑर्डर देगा उसे 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन सिस्टम में कोई ऐसा एरर आ गया कि 3 दिन तक आप डिस्काउंट नहीं दे सके, जितने भी ऑर्डर बुक हुए। 3 दिन के बाद आपको पता चला, आपने 3 दिन के बाद डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, लेकिन उस 3 अरसे के दौरान में जो ऑर्डर्स आए थे डिस्काउंट नहीं। अब जिन कस्टमर्स को तो नहीं पता था, जिन कस्टमर्स को नहीं पता था कि डिस्काउंट भी ऑफर किया गया है, वो चुप रहे, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। जिनको पता था उन्होंने कंप्लेन की, जिन्होंने कंप्लेन की उनको हमने रिवाइज करके डिस्काउंट दे दिया, उनकी इनवॉइस रिवाइज कर दी। जिन्होंने कंप्लेन नहीं की उनकी इनवॉइस रिवाइज नहीं की। बताइए इसमें कोई एथिकल इश्यू इन्वॉल्व है? ऑनेस्ट रहे क्लाइंट के साथ, आपने ऑनेस्टली उसको बताया, ठीक है कि सर ये अच्छा। और अगली बात, जिनको आपने रिवाइज की ना इनवॉइस, उनको भी ये कहा सर असल में तो हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं है, असल में तो डिस्काउंट हमने देना ही 3 दिन के बाद था, ठीक है। हमारे जो देखिए एडवर्टाइजमेंट है ना, उसमें डेट नहीं कहीं लिखी हुई, तो आप ये समझे कि शायद जिस टाइम पे एडवर्टाइज कर रहे हैं उसी टाइम से डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन हमने तो असल में डिस्काउंट 3 दिन के बाद देना था। लेकिन बहरहाल आप आ गए, आपने कहा है हम आपको ऑनर कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। अब बताइए, आपने अपने सिस्टम का एक फॉल्ट छुपा लिया और कस्टमर को कहानी करा दी, ठीक है। क्या ये एथिकल गुड प्रैक्टिस है? नहीं प्रैक्टिस। याद रखें, गलती मानने से, एक चीज ध्यान में रखिएगा, गलती मानने से रेपुटेशन कम नहीं होती, गलती ना मानने से रेपुटेशन कम होती है। क्योंकि आप कोई भी चीज छुपाएंगे ना, अल्टीमेटली वो चीज सामने आई जानी होती है, ठीक है। अच्छा अकाउंटेंट या अच्छा प्रोफेशनल वो नहीं होता जो कभी गलती ना करे, वो होता है जो गलती करे उसको एक्सेप्ट करे, ट्रुथफुल रहे अपने क्लाइंट्स के साथ, ऑनेस्ट रहे, ठीक है। तो इसीलिए इंटेग्रिटी क्या कहती है कि आपने अपनी डीलिंग में, किसी भी डीलिंग में, किसी भी पॉइंट पे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, ऑनेस्ट रहना है। आपने कभी भी किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ, ऐसी रिपोर्ट्स के साथ, ऐसी पॉलिसीज के साथ अटैच अपने आप को नहीं करना जो कि गलत हो। आपका सीनियर आपको कहता, एक स्टेटमेंट गलत है, आपका सीनियर आपको कहता है कस्टमर को ये स्टेटमेंट पास ऑन कर दो, आप पास ऑन कर देंगे? ये क्या कि ये चलो मेरी तरफ से थोड़ी है, सीएफओ की तरफ से, नहीं। आपने ऐसी किसी इंफॉर्मेशन के साथ अटैच नहीं होना, इन्वॉल्व नहीं होना रिपोर्ट के साथ जो कि आपको पता है कि गलत है या लापरवाही से बनाई गई हो, ठीक है। और अगर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट है, अपने आप को उससे अलग कर ले, डिसएसोसिएट कर ले। आप सीएफओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव आपको कहता है कि जो टैक्स कंसल्टेंट है ना, उसे रेवेन्यू की गलत इंफॉर्मेशन दो कम करके, ताकि वो टैक्स रिटर्न फाइल करे तो टैक्स का लायबिलिटी कम हो। क्या आप गलत इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे? नहीं करेंगे। और अगर सीईओ आपको फोर्स करे, अब देखें गलत सेंड नहीं करेंगे, अगर सेंड करेंगे गलत तो प्लस पॉइंट क्या होगा, सीईओ खुश होगा, हो सकता है आपको प्रमोट कर दे। अगर गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करते, ठीक है,
तो इसमें प्लस क्या होगा, आप ऑर्गेनाइजेशन में रेपुटेशन होगी, यार ये बंदा गलत बात नहीं करता। लेकिन हो सकता है सीईओ किसी दूसरी चीज को इशू बना के आपकी अप्रेजल खराब कर दे। एक्सट्रीम केस में हो सकता है कि आपको जॉब से भी हाथ धोने पड़े। तो बताइए क्या करेंगे, क्या करना चाहिए हमें? गलत इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन कर देनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जॉब दूसरी एक छोड़ेगे ना, जॉब दूसरी मिल सकती है, लेकिन रेपुटेशन एक दफा इफेक्ट हो गई ना, वो आपने सुना होगा, इज्जत एक दफा चली जाए फिर वापस नहीं आती। रेपुटेशन इफेक्ट हो जाए बहुत मुश्किल होता है रिकवरी करना। और मार्केट के अंदर आप ये ना समझिएगा कि इधर मैं जो मर्जी कर लूं, मेरी जितनी मर्जी रेपुटेशन खराब हो जाए, नई जगह पे जाऊंगा तो लोगों को पता नहीं होगा, लोगों को पता होता है। ठीक है, जो प्रोफेशन है ना हमारा इतना बड़ा नहीं है, और खास तौर पे जो टॉप लेवल के लोग होते हैं कंपनीज में, इंडस्ट्री को अंदाजा होता है कि ये किस तरह। आपका क्या ख्याल है, अगर मैं आपको पास्ट पेपर की प्रैक्टिस नहीं करवाता, फॉर एग्जांपल आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करता, सारा सेशन जो है आपको बहुत से टॉपिक छुड़वा देता हूं, और फिर मैं इस कॉलेज से किसी दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होता हूं, तो क्या उस कॉलेज में किसी को पता नहीं होगा कि मैं पास में क्या करता रहा हूं? पता होगा कि नहीं? बिल्कुल पता। लिमिटेड प्रोफेशन है ना, एग्जैक्टली इसी तरह आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो इवेंट सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन की हद तक लिमिटेड रहेंगे, नहीं नहीं, वो आपके साथ दूसरी जगह पे भी जाए। इधर अगर अच्छे डिसीजन करेंगे आपकी रेपुटेशन आपके साथ जाएगी, इधर अगर गलत अनएथिकल डिसीजन करेंगे फिर भी आपकी ये जो नेगेटिव रेपुटेशन है ये आपके साथ जाएगी। पहली चीज हमें क्या समझा रहा है, इंटेग्रिटी के साथ काम करना है। सबसे अहम लफ्ज क्या है इसमें, ऑनेस्ट रहना है, ट्रूथफुल रहना है, ट्रूथफुल, झूठ नहीं बोलना, ट्रूथफुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब भी यही, ट्रूथफुल, घुमा फिरा के बात नहीं करनी। इसमें सबसे अहम अल्फाज आपके लिए क्या होंगे, ऑनेस्ट और ट्रूथफुल रहना। क्लियर, इंटेग्रिटी समझ आ गई? सच्चा ईमानदार इंसान होना चाहिए कि नहीं हमें? आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि आप डिसीजन मेकिंग करते हुए न्यूट्रल रहे। ऑब्जेक्टिविटी को समझने के लिए कहते हैं जैसे न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी, आपने मैनेजर अकाउंट चाहिए, आपको एक, आप सीएफओ एक कंपनी में, मैनेजर अकाउंट चाहिए, पोस्ट डाली आपने, आपके एक रिश्तेदार का फोन आ गया, जी मेरा एक दोस्त का बेटा है, बहुत कॉम्पिटेंट है, उसको जॉब पे रख लीजिए। आपने कहा अच्छा ठीक है, उसको जॉब पे रख लिया। क्या कोई अनएथिकल प्रैक्टिस है इसमें? क्या आपने डिसीजन मेकिंग करते हुए न्यूट्रल नहीं हुए? अच्छा, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बट ठीक, अच्छा चाहे वो कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, वो बंदा जिसको आपने अपॉइंट किया है, चाहे वो कॉम्पिटेंट क्यों, लेकिन स्टिल आपको ओपन फील्ड देनी चाहिए सारे कैंडिडेट्स को। ठीक है, अगर आप डिसीजन मेकिंग करते हुए कभी भी बायस्ड हो जाते हैं, दूसरे आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो इसका मतलब है आपने ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम नहीं किया। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, न्यूट्रलिटी के साथ, इंडिपेंडेंट के साथ काम करे, किसी के प्रेशर में ना आए। ठीक है, किसी के प्रेशर में ना आइए, यही कह रहे हैं कि आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी जजमेंट्स को कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना। किस वजह से? किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस की वजह से, बायस होने की वजह से, या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसको कहते हैं बोला? जिसमें आपका जाती मुफाद और किसी दूसरे का मुफाद, उसका टकराव हो। यानी अगर आपको फायदा हो रहा है तो दूसरे को नुकसान, जैसे हमें फायदा हो रहा है कंपनी को नुकसान हो रहा है, और अगर कंपनी को फायदा हो रहा है तो हमें नुकसान हो रहा है। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमें? अपना फायदा करना चाहिए कि अपना नुकसान करना चाहिए? हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें इस सिचुएशन से ही निकल जाना चाहिए, अपने आप को इस सिचुएशन से अलग कर लेना, ये सिखा रहा है वो। ये नहीं कह रहा कि कंपनी का फायदा करो और अपना नुकसान करो, कहता नहीं, कहता आप इस सिचुएशन में अलग हो जाए, किसी दूसरे को ये डिसीजन करने दें। ठीक है, इसकी वो क्लासिक एग्जांपल देता है, कहता है एक डायरेक्टर है, मार्केट में दूसरे लोग भी कोई चीज कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं, और इस डायरेक्टर का भाई है, उसकी भी दुकान है मार्केट में, वो भी उस चीज को सप्लाई कर रहा है। इस डायरेक्टर को किससे खरीदना चाहिए सामान?
अच्छा, डायरेक्टर का भाई जो है वो कहता है मैं मार्केट से सस्ता दे देता हूं सामान। बताइए इस डायरेक्टर को क्या कर, किससे सामान खरीदना चाहिए? भाई से के मार्केट से? ओपन मार्केट? किसी से भी नहीं, किसी और डायरेक्टर से कहे डिसीजन करे, क्योंकि हो सकता है भाई रेट तो कम कर दे, क्वालिटी उससे ज्यादा कम कर दे। ये है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि इसमें रिस्क है कि भाई का फायदा करने के चक्कर में कंपनी का नुकसान कर देगा। ठीक है, तो हमने अपने आप को कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचाना है, अपनी डिसीजन मेकिंग को न्यूट्रल। अब बताइए क्या ये डायरेक्टर अपनी डिसीजन मेकिंग में न्यूट्रल हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमें अपनी जजमेंट्स को कंप्रोमाइज नहीं करना। जजमेंट्स को कंप्रोमाइज करने का मतलब क्या है? जो भी डिसीजन करने हैं फ्री विल के साथ करने हैं, ना किसी कोई लालच हो, ना कोई डर हो, ना कोई लालच हो, ना कोई डर हो। ठीक है, और अपनी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स को भी साइड पे रखना। यह है ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन मेकिंग करना। आप एग्री करते हैं एक प्रोफेशन को डिसीजन करना चाहिए हमेशा इंडिपेंडेंट होकर करना चाहिए? एक जज है, ये एक मूवी मैंने केस देखा था, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो छोड़े, मुझे खुद भूल गई कौन सी मूवी। एक जज है, उसने एक बंदे को अपने घर में एम्प्लॉय रखा, ठीक है, एक बच्चे को। अब मैं थोड़ा सा फैक्ट्स डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। एक हिंदू था जज, उसने एक मुसलमान बच्चे को अपने घर में एम्प्लॉय रखा। बच्चा था छोटा, 8-10 साल से, 8-10 साल की उम्र में अपने पास तकरीबन 10-12 साल उसके घर में काम करता रहा। फिर किसी बात पे नाराजगी हुई और उसने उसके घर से सारा सामान चोरी करके और नुकसान पहुंचा के वो बच्चा भाग गया। जज को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बच्चा उसके बाद कभी नहीं मिला। अब जज अपने ऑफिस में गया, वो दिखाते हैं अपने ऑफिस में गया साल के बाद, उसके सामने केस आया कि किसी आदमी के घर में उसका एक नौकर था जो कि चोरी करके भाग गया। अब नॉर्मली इसकी जो सजा दी जाती थी वो 6 महीने कैद फॉर एग्जाम्पल दी जाती थी। उस जज ने 6 साल की सजा दी उसको, हालांकि वो एक अलग इंडिपेंडेंट केस है। 6 साल। बताइए कोई प्रिंसिपल वायलेट हुआ? क्या प्रिंसिपल वायलेट हुआ? अपना गुस्सा उसके ऊपर उतार दिया, वो बायस्ड हो गया, वो बायस्ड हो गया, अपनी जजमेंट को कंप्रोमाइज कर दिया। हालांकि उसे क्या करना चाहिए? इंडिपेंडेंट होके विदाउट एनी बायस डिसीजन करना चाहिए। ठीक है, तो फर्ज कीजिए अगर हमारे सामने कोई ऐसा एम्प्लॉय आया, ये भाईजान है, मेरे असिस्टेंट है, मैंने इन्हें कोई काम कहा, इन्होंने अपना पर्सनल काम कहा, इन्होंने कहा सर मैं आपके पर्सनल काम के लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ पे ऑफिशियल काम के लिए, ऑफिशियल काम 10 कहीं करने को तैयार हूँ, पर्सनल काम नहीं करूंगा। अब मैं ऑफिशियल काम में गलती हो ही जाती है, इनसे कोई गलती हुई, अब मैं दबा के इनकी क्लास की, क्या मुझे करनी चाहिए क्लास इनकी? नहीं, लेकिन बैकएंड पे क्या मेरा वो गुस्सा, यही वो हमें समझा रहा है। प्रैक्टिकली इस तरह की बहुत सी सिचुएशंस आप फेस करेंगे, लेकिन आपने उनमें क्या करना है? अपने आप को ऑब्जेक्टिव रखना, ऑब्जेक्टिविटी के साथ इंडिपेंडेंट, अपनी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स को, अपने गुस्से को आपने अपनी डिसीजन मेकिंग पे हावी नहीं होने देना। ये है ऑब्जेक्टिविटी। क्लियर हो गया? अगर आपको लगे कि जी आप फर्ज कीजिए इतना ज्यादा गुस्सा है, मुझे इसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा है इस बात का, इसने रिफ्यूज किया है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या करूं? मैं उसको कहूं भाई ऐसा करो आप किसी दूसरे टीचर के साथ अब अटैच हो जाओ, क्योंकि मेरा आपके साथ गुजारा नहीं है। आप उस सर्विस को परफॉर्म करने से इनकार कर दे। जज को चाहिए वो कहे नहीं, इस केस के साथ आपने अक्सर देखा होगा, बाजुकात वो जज ये फैसला करते हैं हम अपने आप को इस केस से अलग करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है फॉर एग्जाम्पल। उसके पीछे रीजन यही होती है कि हर प्रोफेशनल को, सिर्फ जजेस को नहीं, बल्कि हर प्रोफेशनल को जो डिसीजन करना चाहिए वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ करना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का पॉइंट क्लियर होता है? इंटेग्रिटी में क्या सीखा था हमने? सच्चाई ईमानदारी के साथ काम करना है, ट्रूथफुल ऑनेस्ट रहना है। और ऑब्जेक्टिविटी में क्या सीखा? अनबायस्ड डिसीजन करना है, इंडिपेंडेंट होके, न्यूट्रल होके, अपनी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स को, या कोई अगर हमें फोर्स करने की कोशिश करे तो हमने अपनी डिसीजन मेकिंग में
उसको इफेक्ट नहीं होने देना। ठीक है, जज है, किसी दूसरे इदारे की तरफ से हुक्म आ गया, इस केस का फैसला ये करना चाहिए, जज क्या करे, उस ऑर्डर के मुताबिक फैसला कर दे या उसके खिलाफ फैसला करे, या फैसला ही ना करे। शाबाश शाबाश। मुझे एक छोटा सा लतीफा याद आ गया। एक जज के बारे में एक बंदे ने वकील पार्टी थी, उसने अपने वकील से पूछा, उसने कहा केस हमारा वीक है, कोई तरीका है जीत जाए, जज को साथ मिला लेते हैं। वकील ने कहा ना ना ना, नाम भी ना, जज रिश्वत के सख्त खिलाफ है, जो बंदा भी इसको रिश्वत की ऑफर करता है ना उसके भी खिलाफ हो जाता है, भूल के भी जज के सामने रिश्वत की बात ना करना। उसने कहा अच्छा, केस वीक था, महीने बाद फैसला आया, वो केस जीत गया। वकील बड़ा हैरान हुआ, वकील कहने लगा उस पार्टी से, बताओ मेरे हिसाब से तो हम केस हारे हुए थे, समझ नहीं आ रही जज ने तुम्हारी फेवर में कैसे फैसला दे दिया। उसने कहा मैंने जज को रिश्वत दी थी। मैंने तो तुम्हें मना किया था, वो रिश्वत के सख्त खिलाफ है। उसने कहा रिश्वत मैंने अपनी तरफ से नहीं, दूसरी पार्टी की तरफ से दी है। तो मुझे बताइए, अगर दूसरी पार्टी की तरफ से भी रिश्वत आई हो और जज इस तरफ फैसला कर दे, क्या उसने इंडिपेंडेंस हो के ऑब्जेक्टिविटी के साथ फैसला किया? नहीं किया। इन्हीं चीजों से बचना है हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिसीजन करते हुए। आगे चलते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, नाम से जाहिर है क्या, आपने काम में कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, ड्यू केयर के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, आपने मेरे पे प्रेशर डाला, सर नोट्स चाहिए नोट्स चाहिए नोट्स चाहिए, नोट्स के बगैर काम नहीं होता। मैंने कहा अच्छा, मैंने टीए से कहा भाई आई कैप की बुक पकड़, उसका सारा टेक्स्ट कॉपी कर, उसमें जो 2-3 मुश्किल लफ्ज है ना, गूगल से उसकी आसान इंग्लिश देखो, कॉपी पेस्ट करो, प्रिंट निकालो, स्टूडेंट को दे दो नोट्स। इनको क्या पता, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ने तो सारी जिंदगी आई कैप की बुक देखनी नहीं है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमने किया क्या है। भाई ऐसे ही है ना, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। आज मैंने कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाना था, मैं घर से पढ़ के ही नहीं आया, घर से पढ़ के नहीं आया, और मैंने कोई और इशू ताजा भाई कल क्या हुआ, कल कोई जलसा हुआ है, उसमें क्या कहानी शुरू, वो शुरू कर दे। कौन सा प्रिंसिपल? कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का प्रिंसिपल क्या कहता है, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उस पे आपको इतना कॉम्पिटेंट, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अगर मैं कोई कंसेप्ट आपको पढ़ाना चाह रहा हूं तो मुझे चाहिए पहले मैं खुद पढ़ के आऊं, समझ के आऊं, उसके बारे में रिसर्च करके आऊं, एग्जांपल्स पढूं, पास पेपर के क्वेश्चन देखूं। बाजू का ऐसा होता है आई कैप की बुक में वो पढ़ाता कुछ और, किसी और लेवल पे है, वो टेस्टिंग किसी और लेवल पे कर रहा होता है, दोनों में गैप रह जाता है। अगर मैं सिर्फ क्वेश्चंस के बगैर टेक्स्ट पढ़ के आऊंगा या आपको सिर्फ टेक्स्ट पढ़ के नोट्स बना दूंगा, वो नोट्स, वो मटेरियल आपको एग्जाम लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल नहीं बनाएगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ आधा काम करता हूं उसका मतलब मैंने कॉम्पिटेंस के साथ काम नहीं किया। हमारे सिलेबस में चेंजेस आई, मुझे पता ही नहीं है, मैंने वो पिछले सेशन वाला सिलेबस सारा आपको करवा दिया। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया? इंटेग्रिटी का क्या, ऑब्जेक्टिविटी का क्या, कौन सा? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर के साथ। मैं ड्यू केयर के साथ ही काम नहीं किया। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं कॉम्पिटेंट हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कोई भी काम करूंगा वो भी ठीक होगा। ठीक है, मुझे काम करते हुए एहतियात के साथ काम करना है, ये देखना है, किसी भी कंसेप्ट को क्लास में डिस्कस करने से पहले मुझे डिसीजन करना है। ये अपनी तो सिर्फ टीचर की एग्जांपल दे रहा हूं, हर प्रोफेशनल के लिए डिसीजन करना है, क्या चीज हमारे स्कोप में है, क्या चीज स्कोप में नहीं है। जो स्कोप में नहीं है उसको आउट करें, जो स्कोप में है उसको डिस्कस करें। यह है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर, कि आपने एक तो अटेन करना है नॉलेज एंड स्किल। कौन सी नॉलेज एंड स्किल? जो क्लाइंट को सर्विस, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है। यानी अगर आप टैक्स कंसल्टेंट है तो आपको टैक्स के सारे नॉलेज एंड स्किल होना चाहिए जो जरूरी है। ठीक है, अगर आप लॉयर है तो आपको कानून की सारी किताबें पढ़ी होनी चाहिए और पता होनी चाहिए क्या ऊंच नीच है। ये है नॉलेज एंड स्किल। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये मर्ज है, इसके क्या क्या इलाज है। ठीक है, ये नहीं कि हमने पढ़ा हो, अब मरीज आए ना उसको एनेस्थेसिया देना है और ये स्टैंडर्ड है, क्वांटिटी दे दी, हालांकि वो मरीज 30 साल का हो, क्वांटिटी कुछ और होगी। 60 साल के मरीज को 30 साल वाली क्वांटिटी दे दे, बेहोश होगा, उठेगा ही नहीं कभी। इसका मतलब क्या है कि आपने ड्यू केयर के साथ काम नहीं किया।
तो जिस पोस्ट पे भी आप काम कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे भी, आपने ऐसा नॉलेज एंड स्किल एक्वायर करना है जो जरूरी हो। ठीक है। अच्छा, इसमें है अटेन, हासिल करना। मेंटेन का मतलब क्या है? बरकरार रखना। चेंजेस आए तो उनको भी आपने नो हाउ होना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि जो मैंने स्टैंडर्ड, जो सिलेबस, अच्छा मैंने 15 साल पहले सीए किया था ना, उस वक्त भी एमएफए की बुक होती मेरे पास पड़ी हुई है, उधर मैंने बड़ी नोटिंग की हुई है, वही सिलेबस, वही एग्जाम्पल, वही क्वेश्चन आपको करवा दूं। कैसे होना चाहिए? अच्छा, सीए में वैसे ऐसे नहीं होता, लेकिन सीए के अलावा बहुत सी कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैंने ऐसे होते देखा है कि वो 20-20 जो टीचर ने पढ़ी होते हैं ना, तो जमाने में चीजें, कंसेप्ट वही पढ़ा। सीए की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, आई कैप हर अटेम्प्ट में सिलेबस बदलता है। अच्छा, आपको ये बात बड़ी बुरी लगती होगी, वी का थोड़ा सा चेंज, 2 टॉपिक चेंज हुए और सिलेबस रिवाइज हो गया, नई बुक आ गई। ये अच्छे प्रोफेशनल की निशानी होती है कि मार्केट में देखे क्या चेंज आ रहा है, अपने स्टूडेंट को वो चेंज फौरन दे, ताकि मार्केट में जो रिक्वायरमेंट, स्किल रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट स्किल गेन कर रहा है, उसमें गैप ना हो। तो ये आपको जब रिवीजन आती है ना हर सेशन में, फौरन आपके जहन में ये बात आए कि आई कैप चाहता है हमें कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर मेंटेन रहे। ठीक है। एक्ट डिलीजेंटली, हमने ध्यान से काम करना है, लापरवाही के साथ काम नहीं करना। ठीक है। और इसमें आपको ये तो छोड़ें, इसको क्या, ट्रेनिंग अपने, अब जो आपका जूनियर स्टाफ है, अब आप, एक तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आपने अपने आप को ट्रेन करना है, फिर आपकी ये भी जिम्मेदारी है क्या, आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, आपने उनको भी ट्रेन करना। क्योंकि अगर आप किसी डिपार्टमेंट के हेड है ना, और आपका जूनियर कोई गलती करता है, हायर लेवल पे किसकी गलती समझी जाएगी? आपकी। हालांकि आपने गलती नहीं की, लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी, आप अपने जूनियर्स को ट्रेन कर। क्लियर? कंपिटेंस एंड ड्यू केयर समझ आ गया? कितने प्रिंसिपल्स हो गए? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। इंटेग्रिटी में एक लफ्ज बताएं जो इसको, नेक्स्ट ट्रूथफुल रहे, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना। ऑब्जेक्टिविटी में न्यूट्रल या इंडिपेंडेंट रहना है, बायस नहीं होना डिसीजन मेकिंग में। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, किसी भी सर्विस को करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल और नॉलेज है, वो आपने अटेन और मेंटेन करनी है। अगर आप में वो रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, आप ना कीजिए। ठीक है। प्रिंसिपल साहब मुझे कहते हैं आप ऐसा कीजिए, कॉस्ट काउंटिंग भी पढ़ा दें। मैं पढ़ा देना चाहिए मुझे? नहीं, मैंने कभी पढ़ाई नहीं है। पढ़ी जरूर है, हायर लेवल पे भी पढ़ी, लेकिन पढ़ाई नहीं है, वो स्किल नहीं है मेरे पास। पढ़ने के लिए और स्किल जरूरी होती है, पढ़ाने के लिए और स्किल्स होती हैं। मुझे, अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो क्या है? प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। अच्छा, मैंने तो एमएफए भी नहीं पढ़ाई कभी। एमएफए वही पूछने लगे था ना, वही एमएफए नहीं पढ़ाई। ये याद रखें, कोड ऑफ एथिक्स इसको आंसर करता है, कहता है अगर कोई ऐसी सर्विस आ गई ना जिसमें ऑलरेडी आपके पास नॉलेज स्किल है, वो एक्सेप्ट कर ले, कोई इशू नहीं है। जिसमें आपके पास नॉलेज स्किल नहीं है, आप इवेल्युएट करें क्या सफिशिएंट टाइम और रिसोर्सेज आपके पास हैं कि आप अपने क्लाइंट को क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल हासिल कर सके। अगर इतना टाइम और रिसोर्सेज हैं, तो फिर आप उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर ना कीजिए। आपका सेशन स्टार्ट होने से पहले, अब ये भाई ने क्वेश्चन उठा दिया तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले, सॉरी, सेशन, आपका सेशन स्टार्ट होने से पहले आई कैप की बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सबको गो थ्रू किया है मैंने, और खास तौर पे फोकस रखा था फाइनेंस वाले पोर्शन पे, क्योंकि मुझे पता था थ्योरी के मैं कोई ना कोई कहानी करा ही लूंगा, वो पुराना एक्सपीरियंस है 10-12 साल। न्यूमेरिकल में कहानियां नहीं चलती, इनमें फिगर्स जो है वो जाहिर है मैच होना जरूरी है। इस पे खास तौर पे मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए थे, फिर उसके बाद मैंने हामी भरी। हालांकि डिसीजन पहले कर लिया हुआ था, लेकिन फिर भी पहली क्लास से पहले भी अगर मुझे लगता ना कि मैं ये काम नहीं कर सकूंगा, तो मैं रिफ्यूज कर देता। एक दफा पहले भी मैंने ऐसे किया हुआ कि पहले हामी भर के बाद में मुझे लगा क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं ये काम नहीं कर सकूंगा, मैंने कहा सर मैं नहीं कर सकूंगा, यहाँ पे मुझे लगा। तो याद रखे, हर काम कभी ना कभी तो पहली दफा आप करेंगे, तो आपने ये देखना है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सीए में एडमिशन लेने से पहले सोच लें। अब मुझे तो आपने रगड़ दिया ना, बाप की बारी है। सीए में एडमिशन लेने से कि भाई सीए बीए नहीं है, इसमें कितने आवर्स चाहिए डेली बेसिस के ऊपर, मेहनत कितनी चाहिए, प्रैक्टिस कितनी चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं,
फिर एडमिशन लीजिए, वरना पैसे और टाइम ज़ाया ना कीजिए। यह है कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अगर है आप में इतने कॉम्पिटेंस एंड ड्यू का लेवल, इतने कॉम्पिटेंट हैं आप, या भी नहीं है लेकिन मेहनत करके उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, फिर एक्सेप्ट करें चैलेंज को, वरना ना करें। प्रोफेशनल बिहेवियर कि हमने जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई करना है, और हर वो एक्ट जिससे हमारे प्रोफेशन पे कोई हरफ आता, क्या कहते हैं उसे, दब्बा आता हो, दाग नहीं, आंच आती हो, उससे बचना है, उससे बचना है, हर उस एक्ट से। ठीक है, यानी आपने अक्सर देखा होगा कि आपने तो अभी ये चीज ऑब्जर्व नहीं की होगी, मैंने ऑब्जर्व किया, कहीं किसी जगह पे जाए ना और उनको पता चले कि ये बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एटीट्यूड में फर्क आ जाता है। उस एटीट्यूड में फर्क किस वजह, इस वजह से, मुझे तो वो जानते नहीं है, मुझे किस वजह से फर्क आता है, हमारे सीनियर्स ने अपने बिहेवियर से एक इमेज डेवलप कर रखा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उस इमेज में कुछ ना कुछ चीज ऐड ही करें, उसमें लेस ना करें। ये ना हो कि आप रिक्शे पे गए किसी जगह पे और उतर के तो आप उससे लड़ रहे हैं, वो कह रहा है 350 लूंगा, आपने कहा नहीं 330 रुपए दूंगा मैं, तो लड़ाई होगी शुरू। उन्होंने कहा सर जी ठीक है 330 दे दे, लेकिन मुझे बताएं आपके इतने बुरे हालात हुए कैसे, आपने कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, इस वजह मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ ज्यादा पढ़ लिया है, तो इस 20 रुपए की जो वैल्यू मुझे पता है ना वो तुम्हें नहीं पता। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट कर रहा है। हमने इस तरह के एक्ट से बचना है और किसी भी किस्म की वायलेशन ऑफ लॉ से बचना है। ठीक है, गाड़ी चला के आ रहा हूं मैं या बाइक चला के आ रहा हूं, रास्ते में सिग्नल रेड हुआ है, मैंने दाएं देखा कोई नजर नहीं आया, बाएं देखा कोई नजर नहीं आया, मैंने रेस पे पैर रखा निकल गया आगे, कौन सा आगे वाटर साइड में छुपा होता है, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया, इंटेग्रिटी का, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। क्योंकि लॉ की कंप्लायंस करना, कोई भी लॉ, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, वो मेरी जिम्मेदारी है। केस स्टडी में अगर आपको कहीं पे लगे ना कि किसी कानून की वायलेशन कर रहा है ये बंदा, आपने कहना है इसका प्रोफेशनल बिहेवियर ठीक नहीं है, बिहेवियर वायलेट कर रहा है। क्लियर, प्रोफेशनल बिहेवियर समझ आ गया। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बाकी भी केस स्टडी में सारी पूछता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, देखिए हर प्रोफेशनल किसी भी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता है ना, उसके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, वकील केस लड़ रहा है ना, हो सकता है केस लड़ने के दौरान में उसे अपने क्लाइंट के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाए दूसरे लोगों को नहीं पता, क्या उसे डिस्क्लोज कर देनी चाहिए अपने क्लाइंट की? नहीं। मेडिकल प्रोफेशन में एक रूल होता है कि डॉक्टर के लिए जरूरी है कि अपने पेशेंट की सारी पास्ट हिस्ट्री पता करे, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर ऑब्लिगेशन भी होती है कि उस पेशेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी इररिलेवेंट पर्सन को ना दे। हर प्रोफेशनल को अपनी सर्विस के दौरान उसके पास कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आती है ना? हमें एज प्रोफेशनल ये चाहिए किसी भी पोस्ट पे हो, हमने उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ना तो किसी दूसरे को डिस्क्लोज करना है और ना ही उसको खुद मिस यूज करना है, यानी ना तो किसी और को डिस्क्लोज करना है ना ही खुद मिस यूज करना है। ठीक है, हमारे पास एडमिशन फॉर्म आया, उस पर एक स्टूडेंट का नाम भी लिखा है, डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है। ठीक है, उसका दोस्त हमारे पास आया, सर जी ये ना सब में कहता फिरता है सारी फैमिली में कि इसने 4 पेपर पास किए हैं, मुझे शक है, लेकिन ना मैं जब जाता हूं ना इसका रिजल्ट देखने के लिए, उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, आपकी मेहरबानी आप मुझे इसका सीआरएन मुझे पता है, इसके डेट ऑफ पासवर्ड ना डेट ऑफ बर्थ रखी होती है, तो मुझे इसका पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ तो बता दे ताकि मैं इसका रिजल्ट कार्ड निकाल लूं और इसके घर वालों को सच सच बता दूं, इसके घर वालों को सच सच बता दूं। अगर हम उसका डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया? कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, डाटा ऑपरेटर बैठा बैक एंड पे, उसने क्या किया, सारे कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके मोबाइल नंबर निकाल ले, ये थोड़ा सा आपको सच्चा वाकया बताने लगा, पुराना, साल पुराना,
सबके मोबाइल नंबर निकाले, कंपेटिटर को किसी दूसरे कॉलेज को दे दिए। उन्होंने क्या किया, सारे नंबर ऐड किए और उसके बाद प्रमोशन चला दी, स्कीम चला दी, आप हमारे कॉलेज में आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, ये सर्विस मिलेगी, ये फैसिलिटी मिलेगी। बार बार मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स को। अब देखे उसने डाटा ऑपरेटर जो पहले कॉलेज का था उसने खुद यूज नहीं किया, दूसरों के साथ शेयर किया। क्या करना चाहिए था? नहीं करना। ये है कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया? कॉन्फिडेंशियलिटी। आप एक कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, और आपके फादर आपसे कहते हैं रिटायरमेंट के बाद ना मुझे 10 लाख रुपया मिला है और मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो चलो तुम्हारी कंपनी में सही, तो मुझे जरा ये बताओ कि फ्यूचर में क्या चांसेस हैं, एक कंपनी ऊपर जाएगी कि डाउन जाएगी? आपने कहा ले, जिस कंपनी में मैं सीईओ हूं वो कभी ऊपर जा सकती है, तो डाउन ही जाएगी। इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आपने, क्योंकि आगे कुछ ऐसे हमारी अप्रूवल जो है वो गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, उम्मीद है गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर देगी, हमारी इंटरनल बात हुई है, तो आप इधर इन्वेस्टमेंट। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया? कॉन्फिडेंशियलिटी। नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, पहली खुद भी यूज नहीं करना क्लाइंट के इंफॉर्मेशन को जैसे अब आपको पता है आप सीईओ हैं, आपको पता चला कि शेयर की प्राइस ऊपर जाने वाली, आपने अभी मार्केट से शेयर खरीद लिए, जब शेयर की प्राइस ऊपर गई तो आपने उसको बेच दिए, या अपने दोस्त को कह दिया कि यार मेरे बिहाफ पे शेयर खरीदो और शेयर प्राइस ऊपर हो तो बेच देना, जो प्रॉफिट होगा आधा आधा कर लेंगे। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक, तो अच्छा, फिर इसके बाद कह रहा है ये अप्लाई होता है एक्स एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। हमें अपने स्टूडेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है किसी दूसरे को, हमारे किसी भी एम्प्लॉय को ये इंफॉर्मेशन दूसरे को एग्रीड, और अगर स्टूडेंट छोड़ के चला जाए, कहे मैं तो ये सोच के आया था बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल ही फारग पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, दो चार बातें भी सुना के गया, हमने कहा अच्छा तेरी ऐसी की तैसी, अब उसका फोन नंबर जो है वो हमने डिस्क्लोज कर दिया किसी का, हमने कहा भाई इसको ना दे दनादन, जो हमें गालियां सुना के गया है ना, मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, इसको जवाब दो। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया? अच्छा, अब ये हमारा करंट क्लाइंट नहीं है, एक्स क्लाइंट है। क्या एक्स क्लाइंट पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है? यस, प्रिंसिपल अप्लाई होता है। आप एक कंपनी में अकाउंटेंट थे, उस कंपनी ने गलत पॉलिसीज की वजह से आपको नौकरी से निकाल दिया, आपको गुस्सा बहुत है इसके ऊपर, उस कंपनी के ऊपर, आप उसकी कंपेटिटर कंपनी के पास गए और ने कहा सर ये अगले 5 साल का इनका प्लान है सारा, बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल करें और मुझे नौकरी दे दें। क्या करना चाहिए? कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया? कॉन्फिडेंशियलिटी का। ठीक है, लेकिन वो तो छोड़ चुके थे हम, तो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल पे भी अप्लाई होता है। आप एक फर्म में आर्टिकल करने के लिए गए, प्रोबेशनरी पीरियड होता है स्टार्ट में 2 महीने का, उन 2 महीने में फर्म की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके सामने आई, आप लैपटॉप पे बैठे काम कर रहे थे, उनके सारे क्लाइंट, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर थे, उनकी फीस बिलिंग वगैरह थी, वो आपने उसको कॉपी कर लिया, मैनेजर ने किसी वजह से आपको थोड़ी क्लास की, आप छोड़ के आ गए। अच्छा, वो अभी आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, अभी यानी प्रोस्पेक्ट, अभी कंफर्म एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्या उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं किसी और? उसकी भी नहीं कर सकते। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल आपके करंट, पास्ट और फ्यूचर हर तरह के क्लाइंट पे अप्लाई होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी हुआ है कि नहीं हुआ, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, प्रोफेशनल कैपेसिटी की वजह से आप पे जिम्मेदारी है उसको अपने तक रखना है विद इन द फर्म। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी विद इन द कंपनी भी अप्लाई होती है, विद इन द फर्म कह लें या विद इन द कंपनी कह लें। कंपनी के अंदर आपको पता है बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर लें, अगर कनेक्टेड नहीं है ना पॉलिसी तो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो सोशल एनवायरनमेंट, अच्छा क्या अपने घर वालों के साथ कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर दें? नहीं। अपनी प्रोफेशनल, ये क्या बताता है, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को सेपरेट रखना है। आपकी पर्सनल लाइफ में किसी को ना पता चले प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है। शायद आपने कभी कभार वो पढ़ा, अखबार में पढ़ा हो कि 10 साल
साथ रह रहे थे मियाँ बीवी, 10 साल बाद बीवी को पता चला जो उसका मियाँ वो तो दुश्मन मुल्क का जासूस है, या वो गद्दार है, या वो एजेंट है। समटाइम ऐसा भी होता है। ये क्या एग्जाम्पल है? ये है सोशल, उसने देखे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, सोशल एनवायरनमेंट में उसने कभी डिस्क्लोज नहीं करने दिया। ये है एग्जाम्पल कॉन्फिडेंशियलिटी के। समझ आया कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब? आगे चलते हैं। एक्सेप्शंस। अच्छा आप मुझे बताइए, सुबह के वक्त में हमारी क्लास का टाइम है 7:30 बजे। ऑनलाइन वालों को नहीं पता मैं किस वक्त आता हूँ, आपको पता है मैं किस वक्त आता हूँ? 10-15 मिनट लेट हो ही जाते हैं। तो मुझे बताइए, क्या आप ये बात कभी किसी को बताएंगे? एक कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। खैर है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सेप्शन नहीं, सर मैंने ये पहले लेक्चर में हो जाता है, हालांकि मैं कोशिश तो। अच्छा आपने एक चीज और नोट की होगी, जितने अरसे में हमारे न्यूमेरिकल टॉपिक चल रहे थे उसमें ये प्रॉब्लम नहीं थी। जब से थ्योरी, क्योंकि थ्योरी जरा रिलैक्स होता है, ठीक है, इसमें पता होता है कि चलो 3 एग्जाम्पल देनी है ना, लेट आऊं 2 एग्जाम्पल दे के भी कंसेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल में पता है ऐसा नहीं कर सकते कि उसने 5 एडजस्टमेंट कही हुई ना, तो लेट आए हो तो 1 एडजस्टमेंट निकाल दूं, बाकी 4 करवा के निकल जाऊं, ऐसा नहीं होता। इसलिए न्यूमेरिकल में टाइम पे आना पड़ता है, और आइंदा भी न्यूमेरिकल में तो टाइम पे आया करूंगा। थ्योरी में मुझे 10-15 मिनट का मार्जिन नहीं नहीं नहीं, आधे घंटे का नहीं चाहिए, मैं बेफिक्र। आज तक अल्लाह जानता है आधा घंटा लेट मैं नहीं आया कभी, आधा घंटा लेट नहीं आया, मतलब मैं नहीं। कल फिर हो जाए चैलेंज, चलें ठीक है। अब मैं इंशाल्लाह जो है पूरे टाइम पे कल आना है, और आप लेट आए ना तो ये भाई को खास तौर पे मैंने नहीं छोड़ना, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सेप्शंस ऑथराइज। हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं थर्ड पार्टीज को। वो क्या है? पहला, जब कोई क्लाइंट ऑथोराइज करते, जब मरीज कह दे डॉक्टर को कि मरने वाला तो मैं हूं ही, आप कोई बात नहीं मेरे घर वालों को बता दें, ठीक है, ताकि वो मेरे आखिरी चंद दिन, सारी उम्र तो ख्याल नहीं रखा, आखिरी चंद दिन को मेरे आराम का ख्याल रख लें। अगर क्लाइंट ऑथोराइज कर दे, ठीक है, आपका रिजल्ट आया, क्या टीचर को आपके घर वालों को बता देना चाहिए रिजल्ट क्या है? बता देना चाहिए? नहीं बताना चाहिए ना। अब आए लाइन पे हैं, अच्छा बता देना चाहिए। भाई ये CRN नंबर बता, डेट ऑफ बर्थ, वो भाईजान इनके घर वालों को फोन करके इनका रिजल्ट बताना है, और सिर्फ इस अटेम्प्ट का नहीं, पिछले अटेम्प्ट का भी, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट खुद से कह दे सर बता दे, मुझे कोई इतराज नहीं, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वायलेशन नहीं है, फिर कर सकते हैं। एक्सेप्शन का मतलब यही है कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप अपने जो जिन पार्टीज के साथ डील कर रहे हैं उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जब क्लाइंट ऑथोराइज कर ले, या जब लॉ रिक्वायर कर ले, यानी लीगल कोर्ट ने कहा आके बताओ कि ये एविडेंस है प्रोड्यूस करो। जब कोर्ट का ऑर्डर, मुझे ये बताइए, अगर कोर्ट कोई किसी मैटर की इन्वेस्टिगेशन करे और कहे कि हमें सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इस पार्टी के बारे में बताओ, हमें बतानी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बतानी चाहिए। लॉ तो जो कहेगा उसको बताएंगे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी की कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन क्या? जब हमारा क्लाइंट खुद हमें इजाजत दे दे। दूसरा, जब लॉ कोर्ट वगैरह रिक्वायर करे कोई भी इंफॉर्मेशन, आपने उस वक्त ये नहीं कहना नहीं मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल, नहीं, कोर्ट ने प्रोवाइड करेंगे, वरना आप भी जेल में जाएंगे, क्लाइंट तो जाएगा ही जाएगा जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक फर्म है, हमारा क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत अकाउंट तो आप ही बनाते हैं ना, उसका टी अकाउंट, तो पैसे कहां से आए हैं, किसने दिए हैं, कहां गए हैं, किधर गए हैं, सारा रिकॉर्ड मौजूद है, लेके आए टी अकाउंट इसका।
क्या कोर्ट को जाके ये प्रेजेंट कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। ठीक है। और थर्ड है व्हेन इट इज प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी टू डिस्क्लोज। इसका ये मतलब है कि बाज़ औक़ात कोर्ट के अलावा कुछ रेगुलेटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो जब हमें लगे कि हमारा ये राइट या ड्यूटी है, जब वो हमसे रिक्वायर करें कोई इंफॉर्मेशन, तो उनको डिस्क्लोज हम कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सेप्शन। क्लियर हो गया? 5 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े। कौन कौन से प्रिंसिपल पढ़े? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कमिटमेंट टू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, मुझे सिर्फ एक, अब ये तो देखें, याद तो आप कर लेंगे, ठीक है, पॉइंट्स, इनकी एक्सप्लेनेशन भी, लेकिन की पॉइंट केस स्टडी सॉल्व करने के लिए ना मेन पॉइंट जहन में होना चाहिए। मेन पॉइंट मुझे बताइए, इंटेग्रिटी को एक लाइन में बताइए क्या है? ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, क्लाइंट के साथ झूठ नहीं बोलना, ना किसी गलत स्टेटमेंट के साथ अपने आप को अटैच करवाना है, ये है इंटेग्रिटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? अनबायस्ड रहना है, बायस्ड नहीं होना, इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना किसी की तरफ, ना किसी लालच में आना है और ना ही किसी डर खौफ में आना है। अगर किसी धमकी में आते हैं, किसी लालच में आते हैं, किसी बायस की वजह से डिसीजन करते हैं, तो इसका मतलब है आप ऑब्जेक्टिव नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल वायलेट हुआ। फिर इसके बाद प्रोफेशनल कमिटमेंट, ये क्या कहता है कि आपने क्लाइंट को जो भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, पहले इस काबिल हो कि आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल है, फिर आप उसको वो सर्विस प्रोवाइड करें। रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल होना चाहिए। और आपने ना सिर्फ ये किसको अटेन करना है, बल्कि मेंटेन करने का मतलब क्या है कि जो भी चेंजेस प्रोफेशन में, लॉज में आपके आती है, आपको उसके साथ अवेयर होना चाहिए। ठीक है, इंटेग्रिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कमिटमेंट हो गया। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या कहता है कि लॉ एंड रेगुलेशन की वायलेशन करनी है, वायलेशन नहीं करने, कंप्लायंस करनी है, कंप्लायंस करनी है। और क्या करना है? कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे प्रोफेशन डिस्क्रेडिट, आंच आए, हरफ आए प्रोफेशन की रेपुटेशन पे। किसी भी लॉ की वायलेशन अगर केस स्टडी में हो रही होगी, क्या लिखेंगे? प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट हो रहा है। और सबसे अहम कॉन्फिडेंस, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, केस स्टडी कॉन्फिडेंशियलिटी, ये क्या कहती है कि एज प्रोफेशनल आपके पास अपने क्लाइंट की कोई ना कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने, फर्ज कीजिए, वैसे एग्जाम्पल में, किसी स्टूडेंट ने डिस्काउंट की एप्लीकेशन दी, सर घर के हालात ठीक नहीं है, क्या मुझे उसका नाम किसी भी लेवल पे डिस्क्लोज करना चाहिए? किसी को नहीं करना चाहिए। यह है कॉन्फिडेंशियलिटी। आप किसी भी लेवल पे प्रैक्टिकली काम करेंगे ना, आपके पास कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जरूर आएगी। आपने ना कभी उसको खुद यूज करना है और ना ही किसी दूसरों को डिस्क्लोज करना है। ठीक है, और फिर उसने बताया ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल विद इन दी कंपनी भी अप्लाई होता है, यानी आपने अपने दूसरे कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों को भी इंफॉर्मेशन वगैरह डिस्क्लोज नहीं करनी, और आपने अपने घर वालों के साथ भी ये प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी, और क्लाइंट चाहे पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल आपने फॉलो करना है। हाँ, 2-3 केसेस हैं जिनमें आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की इजाजत है। कौन कौन से केसेस? रिक्वायर्ड बाय, जब ऑथोराइज्ड बाय क्लाइंट हो, जब रिक्वायर्ड बाय लॉ या कोर्ट, या प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी हो। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स थे। अब आपने अगर समझ आ गई आपको, तो घर जाके आपने, आपकी ये रिटन होम असाइनमेंट है। कौन सी असाइनमेंट? रिटन होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट का मतलब चाहे जुबानी कलामी करें, चाहे रिटन फॉर्म में, लेकिन रिटन होम असाइनमेंट का मतलब क्या? लाजमी रिटन फॉर्म में करनी है। कौन कौन से? 2, 3 और 4 कल क्लास में आते ही, अगर तो मैं टाइम पे आ गया ठीक है, अगर मैं लेट हुआ तो शुरू के 5, 7, 10 मिनट में आपने ये असाइनमेंट चेक करनी है, और जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं की हुई ना, उनको खड़ा कर देना। ठीक है, वैसे मैं अब ये बता दूं आपको रीजन, मतलब अब आपने ज्यादा ही बदनाम कर दिया है। ये जो मैटर आपके सामने ये दिखाया जाए ना, ये जो माइंड में, ये मैं घर से टीए के साथ शेयर कर देता हूँ, और मुझे पता होता है कि जब तक ये टीए लिख रहा है ना, मेरा लेक्चर स्टार्ट नहीं हो सकता।
ठीक है, तो मुझे मेरे पता था मेरे पास 8-10 मिनट का मार्जिन है, 8-10 मिनट में लिख लेगा, उसके बाद मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा। तो ये हमारा टाइम असल में यूटिलाइज हो रहा होता है, जाया नहीं हो रहा होता। लेकिन आपकी जिम्मेदारी पता क्या बनती है कि जब हाँ लिखना, जो कि आप नहीं लिखते, इंतजार करते रहते हैं सर आएंगे तो फिर अपना हाथ शुरू करेंगे अमल आना, अभी नहीं हमने यहाँ कुछ लिखना। ठीक है, तो कल भाई असाइनमेंट स्टार्ट में चेक कर लें। और आप लोगों का काम क्या है कि जो भी सामने लिखा जाएगा माइंड मैप, आपने उसको नोट करना है। पूरे चैप्टर का तो एंड पे आपको मिल ही जाएगा, ये भी आप अपने पास नोट कर लें। ठीक है जी, असाइनमेंट नोट कर लिया आपने? चलिए, ये इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं करने, 2, 3, 4 करने हैं, क्योंकि कोई और क्वेश्चन जो है ना डिफरेंट मॉडल से रिलेट करते हैं, वो कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।